नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से YouTube चैनल डे नाइट स्टडी पर। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2 अध्याय में हम लोगों ने वर्णमाला को कवर किया। वर्णमाला में क्या क्या चीजें हमने देखा, ध्वनियों को देखा कि प्रारंभ में जब हिंदी के विकास में ध्वनियां कैसे कई संकेतों के रूप में देखी गई, फिर उन ध्वनियों की सहायता से किस तरह से स्वर व्यंजन विकसित हुए और उन स्वर व्यंजन से हम लोगों ने हिंदी का एक वर्णमाला तैयार किया। वर्णमाला से हम लोग शब्द, पद, वाक्य तमाम चीजें बनाना सीखे और हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को हम लोग अपने कंठ से होंठ तक के विभिन्न भागों में कहां से बोलते हैं, उसके उच्चारण के आधार पर हम लोगों ने ध्वनियों को, व्यंजनों को, स्वरों को विभिन्न भागों में बांटा। आज हम लोग का जो सेशन होगा वो उसी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ जो कि आपके परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को आते हैं, हम लोग आज उसको कवर करेंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, जैसा कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इस स्लाइड के ऊपर जो कि हमने पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मुझे 1 मिनट थोड़ा सा वापस आना है, बताना है। जैसा कि हमें पता है कि विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को हम लोगों ने 5 वर्गों में बांटा है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। इसके अंतर्गत क ख ग अंग, इसके अंतर्गत च छ ज ञ, इसमें ट ठ ड ढ अ, इसमें त थ द ध, इसमें प फ ब ब म आता है। मगर जरा सोचिए दोस्तों कि क्या यही 5 वर्ग ही अपने हम लोग मुंह से उच्चारण करते हैं? क्या स्वर का उच्चारण नहीं होता है? जी, आप बोलिए। आपको पता है कि भाई स्वर का भी हम लोग उच्चारण करते हैं। जैसे अ आ ई बोल रहे हैं, तो क्या इन स्वरों के उच्चारण में हमारा कंठ से लेकर होंठ तक की चीजें, दाब, वायु का नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहा है दोस्तों ना। तो कहने का मेरा मतलब है, इसका ये मुझे बताना है कि कंठ वर्ग में सिर्फ यही 5 नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत कुछ स्वर भी देखने को मिलता है। कौन कौन स्वर आएगा? अ आ। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो हम लोग MCQ करेंगे वहां पे इनका यूज करेंगे, इसलिए मुझे बताना है, ठीक है। इसके अंतर्गत विसर्ग जो कि स्वर में आखिरी में अह देखते हैं आप लोग, वो भी इसी में आएगा। और एक ह भी इसमें आता है। क्यों ह आता है? क्योंकि इन 5 वर्गों से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूरी तो हो नहीं रही है, नहीं हो रही है ना। इसके हिसाब से सिर्फ 25 हो रहा है, तो इसके बाद भी तो हमारे पास अभी है यर, लव, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ, तो वो भी तो हम लोग मुंह से उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आएंगे। तो उस हिसाब से ह आपका कहां आएगा? वो कंठ में आएगा। आप देखिए क ह बोलकर चेक करो, क ह, आपको खुद समझ में आएगा कि ये वहीं से आ रहा है। 1 सेकंड में फोन वो साइलेंट कर दूं। हाँ, वो टोन रिंग बार बार मैसेज खा रहा था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग तालव्य में। मैक्सिमम तालव्य में आपको अभी तक यही चीजें पता है, किंतु जरा आप बताइए कि स्वर भी तो बोल रहे हैं, तो स्वर को बोलने में जिस तरह से छ, छ, ज, झ, इया बोल रहे हो, आपका कंठ के थोड़ा सा ऊपर प्राण वायु दाब लगा रही है, उसी तरह ई चेक करो, ई कंठ के ऊपर ही ये दोनों भी दाब लगेगा, प्राण वायु दाब लगाएगी। इस तरह से छोटी ई और बड़ी ई भी आपका तालव्य में ही आता है। बाकी य और ये शल्यम सा इसमें आता है, ये पहले भी मैंने बता रखा है, ठीक है। आप पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मूर्धन्य में ये 5 तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ में ये ड के नीचे जो बिंदु है जिसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, मैंने बताया है, वो भी इसमें आता है। ड़ इसको पढ़ते हैं और इसमें र भी आता है। याद रखिएगा ये सारा बात, क्योंकि हम लोग अभी MCQ शुरू करेंगे तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, दंत में आपको पता ही है, दंत में त थ द ध न, त थ द ध न, आपके दांत पर प्राण वायु दाब लगा रहा है। चलिए, ओष्ठ में प फ ब भ म, ये दोनों आपके नीचे और ऊपर के जो लिप है वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, प फ ब भ म। इसके साथ में इसमें उ और उ, आप बोलकर देखो उ और उ। जिस तरह से आप उ और उ का उच्चारण करोगे
आपके होंठ का आकार बदलेगा, ऊ ऊ, इसलिए इन्हें इसमें रखा गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इन पांचों के अतिरिक्त, मतलब इन पांचों वर्गों के अतिरिक्त ये सारी चीजों को भी किसके अंतर्गत रखा गया है, ये बात याद रखेंगे तो हमको एमसीक्यू करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो जरा बताइए, भाषा मतलब कि चलो जैसे हिंदी हम लोग पढ़ रहे थे, हिंदी एक भाषा है। हिंदी शब्द को बनाने के लिए आपको ह, न, द इनकी जरूरत पड़ी, तो ये क्या है? ह एक अक्षर है, ह क्या है? एक अक्षर है, तो शब्द तो नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, स्वर नहीं होगा, क्या होगा भाई? वर्ण होगा। क्यों? क्योंकि वर्ण के ही जोड़ से किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? भाषा का, सॉरी शब्द का, और शब्द ही किसी न किसी भाषा के अंदर क्या होते हैं? शब्द ही अहम योगदान देते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्षर। आप स्वर और व्यंजन पे इसलिए टिक नहीं करोगे क्योंकि इसी के अंदर स्वर भी आएगा आपका और व्यंजन भी आएगा, इसी के अंदर स्वर भी आएगा आपका और व्यंजन भी आएगा। ठीक है, अक्षर के अंदर ही स्वर और व्यंजन आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छे से बता रखा है। क्या शब्द समूह कहते हैं? जी नहीं। वर्ण समूह को? बिल्कुल नहीं। शब्द गणना को? नहीं। व्यवस्थित वर्ण समूह को, यानी वर्ण समूह भी आपका सही हो जाता। कब सही होता? जब वो एक क्रम में हो। अगर मैं कहूं ख, क, प, फ, य, र, इस तरह से मैं अगर ढेर सारे वर्णों को अलग अलग क्रम में लिख दूं, उल्टा सीधा क्रम में लिख दूं, तो वो वर्णमाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन देखिए, ट, ठ, ड, और ये द्विगुण व्यंजन दे दिया। ये अभी आप देखिए, स्लाइड आपके सामने मैंने लिखा था, अभी मैंने स्लाइड आपके सामने लिखा था। मूर्धन्य देखिए, ट, ठ, ड सब इसमें है, किंतु एक क्वेश्चन ऐसा है, एक विकल्प उसमें ऐसा है जो कि उस वर्ग का नहीं है, तो ये सभी गलत आंसर, और जो नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड। समझ में आया दोस्तों? चलिए, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, द ध्वनि के उच्चारण का स्थान आधार होता है। आधार होता है, ठीक है, मतलब आधार कहां होता है? द कहां से बोलते हैं बताइए? द, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ये बताइए कहां है? त बोलिए, त वर्ग, ये पूरा वर्ग ही बोलिए। आपका दांत लगेगा कि टच कर रहा है? त जीभ से टच किया है जुबान से, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, दंत्य। ठीक है, इसका आधार कहां है? दंत्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, इनमें से कौन सी कंठ ध्वनि है? अब देखिए आ गया ना, मैंने अभी पहली स्लाइड वही बताई है। अब आप तो क वर्ग कोई कंठ माने थे, क, ख, ग, अंग, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया? आप खुद चेक करो मेरे साथ, मुझे बताने से मतलब नहीं है, आप खुद चेक करो। देखिए कंठ में मैंने ये इसके अतिरिक्त क्या क्या लिखा है? अ, आ, विसर्ग और ह, ये भी मैंने लिखा है ना। चलिए वापस आते हैं, अ, आ, विसर्ग और ह, तो जरा चेक करिए आप खुद से, इसमें क्या आ रहा है? अ, आ आया, विसर्ग आया, लेकिन ह आ गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ऐसा कौन सा व्यंजन है जो कि ओष्ठ व्यंजन है? बताइए, आपके सामने है। होंठ दोनों टच करें, स्पर्श करें। अ बिल्कुल नहीं किया। थ कहां किया सर? ज कहां? भ, भ देखिए भ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ। भ बोलने में आपके होंठ स्पर्श कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, वह कहां है? वह बताइए, आपके सामने चार विकल्प है। क्या दंत्य है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव है या तालव है? वह। अब आप बताइए, आपके लिए तो संकट है सर, इसमें तो आपने वह बताया है क्या? सर इसमें वह बताया है क्या?
देखिए सर इसमें तो वह, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, वह आपसे पूछ रहा है, आपसे कौन सा पूछ रहा है, वह पूछ रहा है। तो बताइए आंसर इसका क्या होगा, क्या होगा? हाँ वह। अब जरा खुद से एक बार वह को बोलिए, वह 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 वह। आपको ऐसा क्या लग रहा है, वह बोलने में आपका दांत होठ को टच कर रहा है क्या? वह 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 क्या लग रहा है बताइए? आप वह दंत लग रहा है क्या जी? दंत। चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग करिएगा, ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से इसका चारों में से सही आंसर कौन सा माना जाए। दंत, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ ये ना, दंतोष्ठ लिखने में थोड़ा सा, ये दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ, ठीक है? क्या ये दंतोष्ठ होगा या दंत होगा? चलिए मैं दो ऑप्शन आपके लिए हटा देता हूं। चलिए अब बताइए दंत या दंतोष्ठ, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष मैंने बताया था, घोष अघोष मैंने बताया था, घोष अघोष। अब बताइए इसमें कौन सा होगा? तो अघोष के लिए मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड जो होते हैं, पहले और दूसरे वर्ड जो होते हैं वो अघोष होते हैं। और इसके साथ में तीनों श, ये प्लस ये तीनों क्या माने जाते हैं? अघोष। अब जरा चेक करिए, अ वर्ग में तो आता है ना, तो स्वर है, इसी तरह कट गया। ज और झ, अब देखिए दूसरे वर्ग में च छ ज झ में है, लेकिन ये ना ही पहला है ना ही दूसरा है, ये तीसरा चौथा है। ज झ कहां है? ये तीसरे नंबर पे आता है और ये चौथे, तो ये भी आंसर मान्य नहीं होगा, ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है। ह मैंने अभी बताया था ये कंठ में है, ये किसमें आता है? कंठ वर्ग में आता है, पहले वर्ग में आता है ना। चलिए तो भी इसका आंसर सही नहीं होगा। इसका सही आंसर देखिए ये श है ना भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ये देखिए तो टाइप में ये हिंदी वर्णमाला में होगा, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। ये टाइप में मिस्टेक हो गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, अब देखिए स्वरों की कुल संख्या, यहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं कि स्वरों की कुल संख्या क्या किया जाए। तो देखिए अगर कुल संख्या पूछा तो 13 होगा, ठीक है? कुल संख्या आपसे ये तो पूछा नहीं कि उच्चारण के आधार पे, लेखन के आधार पे, मात्रा के आधार पे, अगर ऐसा पूछा, ठीक है, तो अगर आपसे देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगर लेखन के आधार पे पूछा, लेखन के आधार पे पूछा तो सब 13 को काउंट करेंगे आप। उच्चारण के आधार पे पूछा, उच्चारण के आधार पे पूछा, उच्चारण के आधार पे पूछा तो आप यहां से सिर्फ और सिर्फ 11 काउंट करोगे। अंग और अह ये दोनों होते स्वर में है, लेकिन इनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, इसलिए यहां पे उच्चारण के आधार पे इसको छोड़ देंगे। और मात्रा के आधार पे पूछा, और मात्रा के आधार पर पूछा तो सिर्फ और सिर्फ 10 होंगे। और इसमें नहीं गिना जाएगा, क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। क्लियर? तो यहां से बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछा है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? 13, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम, छत्री छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। छत्री छ के पहले कौन सा अक्षर आता है बताइए? छत्री छ के पहले, देखने में तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे छत्री छ के पहले, तो बहुत आसान क्वेश्चन, मगर नहीं, यहां पे छत्री छ संयुक्त व्यंजन है, छत्री छ संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलकर बना है बताइए? क्षत्रिय छ ये क प्लस श से मिलकर बना है, तो क्षत्रिय छ किसके पहले आएगा? क के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? क के पहले आएगा। समझ में नहीं आया होगा आप लोग को, कैसे आया होगा? ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर कैसे आपने ये बताया। मैं बताऊंगा अगली क्लास में, लेकिन आप लोग के लिए ये काम है, आप लोग मुझे बताओगे कि क के पहले कैसे आएगा। क के बाद तो ख आता है, तो आपसे अगर ये पूछा गया तो ख का क्रम किससे पहले आता है, तब तो क होना चाहिए सर, लेकिन आप तो क बता दिए छत्र छ के लिए, लेकिन ये सही आंसर है। आप लोग खोज करके मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ए वर्ड क्या कहलाते हैं? अगली जो हमारी क्लास होगी वो संधि की होगी, हम उसमें आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से कोई भी शब्द ए और ए की मात्रा से बनते हैं, ठीक है। मगर हम लोग यहां पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं ए के लिए। अगर आप लोग थोड़ा बहुत संधि पढ़ोगे तो बताइए, अ में ई जुड़ता है तो क्या बनता है? ए बनता है। अ में बड़ी ई जुड़ता है तो ए बनता है। सही चल रहा है हम लोग? तो जरा बताइए, आपका जो अ है, आपका जो अ है वो किस वर्ग में रखा गया है उच्चारण के आधार पे? क्या इसको कंठ बोला गया था? हाँ सर, बोला गया था। बोला गया था कि नहीं? क्लियर करो यार तुरंत। आइए, इसलिए तो मैंने लिखवाया है कि आप लोग तुरंत क्या करोगे? क्लियर करोगे। तुरंत आप लोग क्लियर करो। देखो देखो, है ना इसमें कंठ में, है कि नहीं? चलिए, ई कहां है सर? ई कहां है? ई जस्ट उसके नीचे है। देख लीजिए आप, कंठ के नीचे तालव्य में ई को भी रखा गया है। यानी क्या समझ में आया? क्या समझ में आया भाई? क्या समझ में आया कि सर यहां पे कंठ के साथ तालव्य जुड़ रहा है, कंठ के साथ तालव्य जुड़ रहा है, तब ए बन रहा है चाहे ए बन रहा है। यही बात समझ आया ना? तो अब जरा देखिए, आप ऑप्शन चूज करिए। क्या ये नासिक के होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसमें कंठ नहीं है, तालव्य भी नहीं, मूर्धन्य भी नहीं होगा, ओष्ठ भी। हाँ, हमारे पास आंसर मिला कंठ तालव्य। तो ए और ए वर्ड जो है वो कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं उस स्लाइड में इसकी चर्चा नहीं की होती तो हमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल काम होता, तो मैं सिर्फ रटवाता, लेकिन मैंने इसीलिए बता दिया ताकि हमें समस्या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन का मतलब ऐसे व्यंजन जो कि किसी शब्द में लगातार दो बार एक साथ में आए, मतलब उनके बीच में कोई और अक्षर ना आए, तो ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जरा चेक करो, पुणे में कोई अक्षर दो बार आ रहा है? जी नहीं आ रहा है। इलाहाबाद में नहीं आ रहा है। अगर दिल्ली को अगर हम लोग यहां पे तोड़ना चाहें, द, ठीक है, छोटी ई, ल और ये बड़ी ई, देखिए तोड़ने पे इतने भाग में टूटेगा, ठीक है। यानी यहां देखिए ल और ल दो बार आया है कि नहीं, तो इसको माना जाएगा द्वित्व व्यंजन, ठीक है। याद रखिएगा, किसी शब्द में दो बार कोई अक्षर लगातार आए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? चलिए, यानी कि भाषा के निर्माण में सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं, उसके बाद किसको? क्या सबसे पहले शब्द आता है? जी नहीं आता, यही आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी शब्द है? नहीं। पद, पद का मतलब समझ में आ रहा होगा, वाक्य का छोटा छोटा अंश। क्या सबसे पहले पद आएगा? जी नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था, ध्वनि। ध्वनि से हम लोगों ने क्या बनाया? स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन से हम लोग शब्द का निर्माण किए, शब्द से पद बनाए और पद से एक पूरा कंप्लीट वाक्य। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ, बताइए भाई। ओ को बोलने में क्या समझ में आ रहा है? संधि में आपको यह दिखाया जाएगा कि अ के साथ जब उ जुड़ता है तो ओ बनता है, ठीक है। अ के साथ जब उ जुड़ेगा तो ओ बनेगा। अब बताइए अ किस में आता है? कंठ में। उ किस में आता है? उ बोलने में आपके देखिए होंठ गोल हो जा रहे हैं ना, इसलिए इसको हम लोग ओष्ठ में रखते हैं, ठीक है। यानी ओ को बोलने में हमारा कंठ भी काम में आ रहा है, ओष्ठ भी काम में आ रहा है। तो देखिए कंठ प्लस ओष्ठ कहीं है? कहीं है? कहीं है? जी हाँ, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अनुशासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुशासिक मतलब कि जिनके ऊपर ये बिंदु दिखता है आपको, ठीक है। या तो उसको बोलो या फिर प्रत्येक वर्ग का आखिरी अक्षर, ठीक है। यानी क वाले में क्या आएगा? अंग, ठीक है। त वाले में क्या आएगा? न आएगा। प वाले में क्या आएगा?
म आएगा। ठीक है, इस तरह के जो व्यंजन होते हैं उनको हम लोग अनुशासिक बोलते हैं और इनको उच्चारण करने में हमारा मुंह और नाक दोनों का सहारा लेना होता है और प्राणवायु मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। जो नाक से वायु निकलती है वो फ्री होती है, मुंह से फ्री नहीं होती है, इसलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। तो बताइए प्रथम अक्षर होगा क्या, तृतीय होगा क्या? तृतीय अक्षर नहीं होगा, चतुर्थ भी नहीं होगा, पंचमाक्षर हो जाएगा। सही आंसर आपका। चलिए आगे देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है, मैंने अभी क्या बोला, नाक और मुंह दोनों से। कहीं दिख रहा है आपको? नाक और मुंह दोनों, नाक और मुंह दोनों, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए इन चारों में से कोई एक ऐसा अक्षर आपको दिख रहा है जो अकेला हो। छ में तो दो हैं भाई, क स, ठीक है, त्र में त र, ज्ञ में ज इय, लेकिन ये षटकोण सब बिल्कुल अकेला है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अयोगवा है? अयोगवा मैंने बताया था स्वर के आखिरी के दो अंग और अ, अंग और अ, इन दोनों को अयोगवा कहा जाता है। इस तरह से आपका अ के में लास्ट में विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? केवल श्वास का। देखिए भाई, अल्प प्राण महाप्राण तो नहीं होगा। अल्प प्राण महाप्राण में श्वास के साथ कंपन भी होता है, सघोष में भी कंपन होता है, ठीक है, इनमें संघर्ष भी होता है, मगर अघोष ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें कोई संघर्ष नहीं होता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जितने भी अघोष व्यंजन होते हैं वो बिना किसी कंपन के, बिना किसी संघर्ष के आसानी से बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अघोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? बहुत पहले ही दिन हम बताए थे कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये स्वर के प्रकार हैं, व्यंजन के नहीं। ये किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदी भाषा लिखी गई है वो, अब हिंदी भाषा का मतलब कि उसमें वर्ण व्यंजन मात्रा कुछ भी है, शब्द है, वो लिपि में लिखी गई है। वो किस में लिखी गई है? लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। याद रखिएगा दोस्तों इस बात को, देवनागरी लिपि में ये लिखी गई है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। अब देखिए स्वर हो चाहे ध्वनि हो चाहे व्यंजन हो, ये सभी आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर ध्वनि व्यंजन इन सभी से मिलाकर ही भाषा बना है और आपका भाषा ही किसमें लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह व्यंजन है, वह क्या है? य याद है? य किसके अंतर्गत आता है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर से ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन तो अभी था ना, लग रहा रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः मतलब मूल रूप से, उच्चारण लिखें तो पूछा नहीं, मूल रूप से कितने होते हैं? तो 52, 52 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए क ग ज फ ध्वनिया किसकी है? देखिए सब नुक्ता है, यहाँ पे छूट गया है, सब पे आप बिंदी लगाओ, सब पे आप बिंदी लगाओ। ठीक, क ग ज फ ये नहीं है, ये देखिए नुक्ता है, क ग ज फ। ठीक है, अब जब हमारे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत से पहले जब हमारे यहाँ मुगलों का शासन था, मुगलों से पहले भी हमारे यहाँ बहुत लोग आए थे ना, जैसे कि आने के क्रम में पुर्तगाली भी आए थे, कुछ अरब के भी लोग आए थे व्यापार के दृष्टिकोण से, तो वहां से कुछ शब्द वो अपने साथ लेकर आए थे और उन शब्दों को भारत में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो उनमें कुछ ऐसे शब्द थे जो कि बाहर से थे, भारत के बाहर के, तो उनको विदेशी कहा गया। तो विदेशी में जो नुक्ता वाले शब्द हैं वो पूरा का पूरा अर्थ बदल देते। जैसे अगर मैं बोलूं जरा,
ठीक है, तो भारत में इस जरा का मतलब बूढ़ा आदमी हो गया। अगर मैं इसी में जरा बोल दूं तो जरा का मतलब कम, ठीक है, कम, कमी, ठीक है। तो अब जरा बताइए, जरा और जरा में पूरा अर्थ ही बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं। तो शब्दों का कह सकते हो कि पूरा अर्थ बदलने के लिए कुछ शब्द बाहर से आए थे जिनको हम लोग अरबी फारसी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो नुक्ता वाले शब्द होते हैं, सॉरी अक्षर होते हैं, ध्वनियां होती हैं, वो हमारे मूल देश की नहीं है, ये अरब और फारसी से ली गई है, या फिर कह सकते हैं वहां से चलकर हमारे यहाँ आई है। ठीक है भाई, तो हम लोग अब अपने आज के आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। यहां पे लिखा है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। बताइए दोस्तों, मैंने बताया था क्या ये पार्श्विक है क्या। प्रयत्न का मतलब पहले समझो, जैसे कि एक तो हो गया उच्चारण के आधार पर, जो हम लोग कंठ से होंठ तक के चीजों से क्या कर रहे हैं, उच्चारण करके विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को निकाल रहे हैं। मगर कुछ ऐसे भी ध्वनियां हैं जो उन पांचों वर्गों के बाद है, उनको बोलने के लिए हमें हवा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, या संघर्ष करना पड़ रहा है, या होठ को अपने दांत से मिलाना, जो भी कह सकते हो। कहने का मतलब है कि प्रयत्न किया जा रहा है कि उनको अच्छे से बोला जाए, ठीक है, प्रयत्न किया जा रहा है कि उनको अच्छे से बोला जाए। तो प्रयत्न के आधार पर ही एक ल भी ध्वनि है जिनको हम लोग बोलते हैं, और ल पांचों वर्ग में नहीं आता है। वो किसमें आता है, याद करिए, मैंने बताया था ल बोलने में आपकी जुबान थोड़ी सी, जो जीभ है वो उल्टा घूम रहा है, घूम रहा है ना, घूम रहा है, और पार्श्विक, और जीभ जब घूम रहा है ऊपर टच कर रहा है तो दोनों किनारों से हवा बाहर पास हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्विक। उच्छिप्त नहीं कहेंगे। प्रकंपित क्या होता है, मैंने इसके पिछले लेक्चर में प्रकंपित के बारे में बताया था, संघर्षहीन भी बता रखा है। उच्छिप्त के अंतर्गत इसमें नहीं आएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन व्यंजन आते हैं आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। यही हमारा आंसर लेकिन हो जाएगा पार्श्विक। ये तीनों गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। बताना चाहेंगे कि ये जो सारे प्रश्न आज के लिए गए थे, ये किसी न किसी परीक्षाओं से पूछे गए क्वेश्चन को उठाए गए थे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी इस प्रश्न के कलेक्शन को अच्छे से रखो, बढ़िया से पढ़ाई करो, और अगली आपकी जो भी परीक्षा होगी, जहां पे भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाओगे, चाहे स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हो, आप जाओ ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, तो वहां पे वर्णमाला में इससे बाहर के क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेंगे। यकीन मानिए 1 से 2 क्वेश्चन वर्णमाला से बनते हैं जो कि इनसे बाहर के नहीं आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।